बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के शहरी की जान सबसे ज़्यादा सस्ती है। शहर कायद के हवाले से मशहूर होता जा रहा है कि जो शहरी चोरों डाकुओं की गोलियों से बच जाते हैं, उन्हें ट्रॉलर, डंपर या फिर ट्रक कुचल डालते हैं। मजीद आगे जाकर इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद खोकर। जबकि दूसरी खबर में हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान की, जहां पर मवेशी मंडियों में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान ने मुख्तलिफ फीसों, डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियों से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ज़हीर अब्बास। जबकि तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे मादनियात के हवाले से। तो मादनियात वो कुदरती खजाना है जिससे मुल्कों की तकदीरें तक बदल जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ मादनियात से माला माल है, मगर यहाँ कहीं बेकायदगी है तो कहीं तरीके से काम ना होने के बायस फ़ायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश जी। तो नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के शहरी की जान सबसे ज़्यादा सस्ती है। कराची में हैवी ट्रॉलर्स की जानिब से खून की होली खेली जाती है। 2.25 महीने में 57 अफराद जान से गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में 172 अफराद जाँ बहक और 2211 जख्मी हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए थे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट और डंपर्स में कैमरे नस्ब करने की शर्त रखी गई थी और शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला रात 10 बजे से सुबह 6 बजे रखा गया था। हैवी ट्रैफिक की दिन के औकात दाखिले पर पाबंदी होने के बावजूद हादसात में कमी वाक़या नहीं हो सकी है। मजीद इस पर बात करने के लिए हम किया है कराची स्टूडियो से जाहिद खोकर ने। जी जाहिद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इन 2-2.25 माह में अब तक कितने लोग हलाक और कितने जख्मी हो चुके हैं? थैंक यू सो मच। क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है और यहाँ के इशूज़ जो हैं वो भी जो है दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन बढ़ती है, शहर के अंदर ट्रैफिक जो है वो बढ़ता रहता है, तो इसी वजह से ये हादसात भी हैं और इसके काफ़ी जो है इसके असबाब भी हैं। मगर मजबूरी तौर पर हम बात करेंगे कि इन 2.25 महीने के अंदर जो हैवी ट्रैफिक या ट्रॉलर्स के एक्सीडेंट से, उनके हादसात से जो है अमवात की शरह में बेहद इजाफ़ा हुआ है। चूँकि इस इशू को वैसे भी हाईलाइट किया गया है यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए या यहाँ के शहरियों की जानिब से आवाज़ भी उठाई गई है। गो कि इस हवाले से कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी इशूज़ उठाया गया था, वो उनके अपने मामलात हैं, मगर इशू तो जेन्युइन है, यहाँ पर मौजूद है। और हकीकत ये है कि आए दिन जो है वो शहरी इन ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये सरकारी जो अदद शुमार हैं वो कुछ हासिल हुए हैं कि तकरीबन 2.25 महीने के अंदर मुख्तलिफ अमवात हुई हैं। 57 अफराद जो हैं वो हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बहक हुए हैं, जिनमें डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 15 है, ट्रॉलर की टक्कर से जाँ बहक होने वाले की तादाद 18 है, वाटर टैंकर से 11, मज़दा से 5 और बस की टक्कर से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर ये इन ट्रैफिक हादसात में 172 अफराद जो हैं वो जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिन में जो है मर्दों की तादाद 128 है, जो ख़वातीन हैं 20 ख़वातीन शामिल हैं, बच्चे भी मासूम जो हैं वो 18 हैं और बच्चियों की तादाद 6 है। ज़ख्मियों की भी हम अगर देखें, क्योंकि अगर कोई जान से बच भी जाता है कोई जो है अपनी, मगर वो माजूर इस तरह से होता है कि सारी ज़िंदगी माजूरी उसके हिस्से में आ जाती है, तो कोई 2211 अफराद इन 2-2.25 माह के दौरान ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 1844 जो हैं वो मर्द हैं, 277 ख़वातीन हैं, 66 बच्चे हैं और 24 जो हैं वो बच्चियाँ शामिल हैं। तो ये सूरत हाल है और इस हवाले से इक़दामात भी किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, मगर हम देख भी रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है ना कि हुकूमत की जानिब से दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी, तो वो पाबंदी क्या हवा हो गई? उसके बावजूद इतने हादसात रोनमा हो रहे हैं।
देखिए इस वक्त भी इन मामलात के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से इस सारी सूरत हाल पर नोटिस लिया गया और एक आला सतही कमेटी भी बनाई गई जिसमें सूबाई वज़रा भी शामिल थे। उनके मुख्तलिफ इजलास भी होते रहे और इसमें इसके हवाले से उन्होंने अपडेट भी किया, फैसले भी किए गए, क्योंकि हमने देखा भी था कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से भी रात गए, इन इजलास की सदारत की गई और बुलाया गया। फिर फैसला किया गया है कि जितने जो एक तो हेवी ट्रैफिक का जो दौरानिया था उसका जो टाइमिंग थी कि रात को 11 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक रात 11 बजे से था, जिसको अब तब्दील करके रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। और फैसले कुछ किए गए हैं जिनमें ये शामिल है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो इनको जारी किए जाएंगे और वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको चलने की इजाज़त नहीं होगी। वाटर टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का एक बार कोड लगा दिया जाएगा और जो इसमें शामिल नहीं होगा उसको चलने की इजाज़त नहीं होगी और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। और जो दीगर सूबों से भी, क्योंकि कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दीगर सूबों से भी बड़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट आती रहती है, तो उनके लिए भी ये शर्त रखी गई है कि उनके भी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। और ये भी फैसला किया गया कि जो शोरूम मालकान है वो बगैर नंबर प्लेट्स के अगर कोई गाड़ी जो है वो देंगे किसी को भी तो उसके ज़िम्मेदार होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका शोरूम जो है वो सील कर दिया जाएगा। और जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से आपने जैसा बताया कि कमेटी भी बनाई गई थी, उनकी जानिब से गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी फैसले किए गए थे, तो उस पर किस हद तक अमल दरामद हो चुका है? देखें, ये सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया क्योंकि अभी हाल ही की बात है, क्योंकि 2 माह के दौरान जिस तरह से हमने आदाद शुमार बताया कि सिंध हुकूमत ने उसके बाद नोटिस लिया था, अभी कुछ दिन हुए हैं और उस पर अमल दरामद जारी है। और जो भी इस पर क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती है गाड़ी, उसका चालान जो है वो काट दिया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये अमल दरामद हुआ है क्योंकि एक सिंध हुकूमत ने एक दूसरा अहम कदम ये उठाया कि जो साबिक DIG साहब थे ट्रैफिक के, उनको हटा दिया गया और एक नया DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब जो एक अच्छे साख रखने वाले और एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, उनको रख दिया गया। मकसद सिर्फ ये था कि इन ट्रैफिक के मामलात को कंट्रोल किया जाए, जो सिंध हुकूमत ने फैसले किए गए हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि इंतज़ामिया और पुलिस की मुश्तरका तौर पर जो अगर इक़दाम करेंगे तो ही कामयाबी हासिल होगी। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर यहाँ सारी सूरत हाल में जो है शहरियों की अपनी भी जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बड़ी बेटर करती है कि खुद भी समझें। और दूसरी बात यह है कि इनकी जितने भी इक़दाम किए गए हैं और उन पर अमल दरामद हो रहा है और हम समझते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि अच्छाई की उम्मीद करनी चाहिए कि इतने हाई लेवल पर हाई फोरम्स पर इस मामले को लिया गया है। एक वजारती कमेटी भी बनाई गई जिसमें तमाम सीनियर वज़रा शामिल थे, उनकी जानिब से अब जितने फैसले किए गए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। सरकारी आदाद शुमार भी आप देखेंगे कि कितनी तकरीबन 2.25 करोड़ से भी ज़ायद, वैसे तो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आबादी है मगर इससे भी ज़्यादा है। तो उस पर पुलिस देखें, रेशो हम देखें और उसके बाद दीगर जो इश्यूज़ हैं। अब जो है दूसरी बात यह है कि KMC के अंदर जो है KMC के ज़ेरे तमाम तकरीबन 50 से ज़ायद सड़कें हैं जिसकी भी तामीर हो रही है, जिसमें बड़ी बड़ी शाराएँ शामिल हैं। अब हाल ही में KMC की जानिब से भी टेंडर्स किए गए हैं, कुछ उन्होंने अपने बजट से किया है और कुछ सिंध हुकूमत के ADB प्रोग्राम्स में उन शाराओं को या उन सड़कों को शामिल किया गया है। असल वजह जो यही भी है कि सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, कोई 100 से ज़ायद बिल्कुल जाहिद यही पूछने वाली थी कि असल वजह क्या है, जिस तनासुब से ये ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, असल वजह हमें पता चल जाए तो शायद हम उसका कोई हल निकाल सकें। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि इतनी सड़कें हैं जिनकी जो है मरम्मत जारी है और इन सड़कों पर काम भी हो रहा है। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कानून की हुक्मरानी का बड़ा फुकदान है। एक तो जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और हम उनके भी काफ़ी इश्यूज़ हम देखते रहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस बजाय इसके कि जो इस ट्रैफिक के फ़्लो को रवा रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे, वो उनको कुछ चालान वगैरह कुछ काटते हैं, किसी को ट्रैफिक को रोकते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है।
ट्रैफिक एहलकार इसमें कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी उनके सर पे भी आयद होती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से ट्रेनिंग हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से होनी चाहिए, उनकी जो ड्राइवर्स हैं उनकी होनी चाहिए, इसी तरह से ट्रैफिक एहलकारों की होनी चाहिए। अब जो हमें जो इतलात मिली हैं कि अब डीआईजी साहब की जानिब से अलग अलग पोर्शंस किए गए हैं, जिस तरह से जिस तरह ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन, आम पुलिस के पास जो है 2 सेक्शंस अलग हो गए हैं कि जो है एफआईआर दर्ज करने वाला, ऑपरेशन करने वाला अलग होगा और उसके बाद तहकीकात करने वाला वो अलहदा होगा। तो इसी बुनियाद पर जो ट्रैफिक को रवा दवा रखेंगे उनका अलग होगा। उनकी यूनिफॉर्म भी जो हमें इतलात मिली हैं कि उनकी तब्दील की जा रही है ताकि बाकी जो चालान तो यूनिफॉर्म चेंज करने से जाहिर क्या तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, कुछ ये तो पता कम से कम चलेगा, क्योंकि हम ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ में मुलविस हम पाते हुए भी देखते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है ये ज़्यादा मसाइल का सबब बन रहे हैं जो ट्रैफिक एहलकार हैं। रिश्वत लेते हुए भी हम देखते हैं हम काफ़ी जगहों पर। इसका इसलिए जो है मौजूदा डीआईजी साहब ने फैसला किया है कि लोगों को कम से कम पता चले कि ट्रैफिक के फ़्लो को जारी रखने वाले एहलकार कौन है, क्योंकि जिनकी तैनात होते हैं ट्रैफिक को फ़्लो को जारी रखवाने के हवाले से, जो सिग्नल्स पर मौजूद होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म अलग होने से पता चल जाएगा शहरियों को कि ये सिर्फ इस काम के लिए हैं। और जो चालान काटने वाले होंगे उनका यूनिफॉर्म, उनकी कैप तो वैसे भी कुछ अलग की गई थी। तो इस तरह से अगर उनकी यूनिफॉर्म में कुछ फ़र्क होगा तो कम से कम शहरियों को पता चलेगा कि जो रूल्स की वायोलेशन पर चालान हो रहा है उनके अलग एक पुलिस है। तो इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो उठाने की ज़रूरत है ताकि इन हादसा को भी रोका जा सके। कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के भी इशू है। आपको पता है कि कई सालों की पुरानी गाड़ियाँ चल रही होती हैं और उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो ओवर स्पीडिंग होती है, वो अपने टाइम के हिसाब से जो पहुँचना होता है तो पहले तो वो बिल्कुल गाड़ी स्लो चलाते हैं, फिर जब नज़दीक कोई होती है टाइम पर पहुँचने की तो फिर उसको स्पीड देते हैं, फिर उनके सामने जो भी कोई चीज़ आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए छोटी, उनको रोंद डालते हैं। इसका इसलिए सारी चीज़ें हैं, तो उनको महकमा ट्रांसपोर्ट भी इस हवाले से कदम उनको भी उठाना चाहिए ताकि वो जो गाड़ियाँ नाकारा हो गई हैं, जो बसें, कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। जाहिर ये बताएं कि इनके ट्रैफिक एहलकार जो हैं ये तो शायद ट्रैफिक से भी ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो इनके रिफॉर्म्स के लिए क्या कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, उनको जवाबदेह किया जा रहा है और उसके लिए भी एक मेकनिज़म जिस तरह मैंने बताया कि वो बनाया जा रहा है। तो उनकी भी इस्लाह की ज़रूरत है, उनको भी रिफॉर्म्स जो है उनके हवाले से भी लाने की ज़रूरत है ताकि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, हम देखते हैं हम अपनी रूटीन की लाइफ में देखते हैं कि जो पुलिस एहलकार भले वो पुलिस ट्रैफिक के हों या वो ऑपरेशन वाले हों, वो हमेशा पुलिस के लोग जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, सिग्नल तोड़ के जाते हैं, जो है वो रॉन्ग साइड जो है वो लेकर आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। कानून को फॉलो करें। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी, जिस तरह से ट्रैफिक हादसात रोनमा होते हैं तो लोगों को एजुकेट करना इस हवाले से कितना ज़रूरी है? बेहद सबसे जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो लोगों की खुद है कि वो खुद इस चीज़ को समझें, और अगर हम खुद ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी ना करें तो मेरे ख्याल से कि 80% हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। लोग इसको फॉलो नहीं करते, इसलिए ज़रूरी है कि उनको आगाही देने के लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए। फास्ट ट्रैक पे अगर शारा फैसल पे आप जाएं, यूनिवर्सिटी रोड पे जाएं, तो मोटरसाइकिल वाले का फास्ट ट्रैक पे जाने की क्या ज़रूरत है, क्या तुक बनती हैं। हालांकि मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक कैंपेन भी चलाई गई कि आप अपने ट्रैक पे रहें। अगर मोटरसाइकिल वाले हजरात या रिक्शा वाले हजरात ये सिर्फ अपने कानून को पासदारी करें और उसके मुताबिक चलें तो अच्छा साहिद, एक शॉर्ट सा आंसर मुझे चाहिए कि जिस तरह से पंजाब के अंदर बाइकर्स के लिए सेपरेट लेन बना दी गई है, अगर कराची में भी इस तरह सेपरेट लेन बना दी जाए बाइकर्स के लिए तो ट्रैफिक के मसाइल किस हद तक हल हो जाएंगे? बिल्कुल बनाई जाए, और इस तरह जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ बाइक वाले हजरात को हम अगर कंट्रोल कर लें तो हमारे 80% मसाइल हल हो सकते हैं।
यहाँ पर शार फैसल पर भी ट्रैक बना हुआ है और जिस पर बाइक वाले जो हैं जा सकते हैं, मगर लेकिन अफसोस की बात है ना, जाते नहीं हैं। इनको किस तरह से समझाया जाए भाई, अगर आपकी सेपरेट लेन है तो अपनी लेन में से आप गुजरें। 80% हादसा इससे कम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह से कि लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। कराची में रहने वाले लोग कोई अनपढ़ नहीं है, कोई जाहिल नहीं है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग जब ये बिहेव करेंगे और इस तरह से, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम जब कानून तोड़कर अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं, हालांकि हम वही लोग हैं जो किसी दूसरे मुल्क में जाएं। दूसरे मुल्क को आप छोड़ दें, अगर आप इस्लामाबाद जाएं और लाहौर की भी आप बात कर रही हैं, वहाँ पर भी हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम अपने शहर में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये अपनी ज़िम्मेदारी उनको अदा करनी चाहिए। अगर हम ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो इसी तरह से ये मसले मसाइल बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर किसी एक शख्स के ऊपर जाहिर देखा जाए तो जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। हर एक शख्स ट्रैफिक के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। इस तमाम मामले को मद्देनजर रखते हुए हमने DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका है। और हमारी ये गुजारिश ही है कि इन तमाम मामलात के हवाले से थोड़ा सा गौर करें ताकि ट्रैफिक हादसात के अंदर कमी आ सके। नाज़रीन, बात करेंगे हम जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान की, जहां पर मवेशी मंडियों में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान ने मुख्तलिफ फीसों, डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियों से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने 90 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का भांडा फोड़ा है। लेवी और पार्किंग फीस समेत मुख्तलिफ फीसों की मद में कौमी खजाने को 52 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अब्बास। जी ज़हीर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मजमूई तौर पर जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में माली साल 2022-23 के दौरान कितने पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं? जी फरजाना, शुक्रिया। जो बेज़ाब्तियां सामने आई हैं जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में, वो मजमूई तौर पर 90 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां हैं। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में, वो मुख्तलिफ फीसों की वसूली में है। होता क्या है कि जब भी किसी फीस की नीलामी होती है, वो टेंडर होता है, तो उसमें चहीते ठेकेदारों को नवाजा जाता है, उसके बाद उन्हें फ्री हैंड दे दिया जाता है। इसके बाद वो खूब दोनों हाथों से जो है वो सरकारी फीसों पे हाथ साफ करते हैं। अब इस मामले में हुआ ये, जो कवानीन है, कवानीन के मुताबिक जब तक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी ना हो, उस वक्त तक जो कैटल मार्केट के अफसरान हैं वो किसी किस्म की फीस जो है उसकी वसूली की इजाजत नहीं दे सकते। मगर इस मामले में हुआ ये कि इन्होंने चहीते ठेकेदारों को गजट नोटिफिकेशन जारी किए बगैर ही फीसों की वसूली की इजाजत दी, जिस पर डेरा गाजी खान में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो फीसों की वसूली की मद में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। 34 करोड़ और 64 लाख रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियां सामने आई हैं सिर्फ डेरा गाजी खान में। इस तरह अगर साहिवाल की बात की जाए तो साहिवाल में दूसरे नंबर पर मुबैना बेज़ाब्तियां फीसों में हुई हैं 17 करोड़ रुपए से जायद की। ये तो है मुख्तलिफ फीसों की वसूली की मद में मुबैना बेज़ाब्तियां। इससे आगे चले तो मुल्तान में जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनकी भर्तियों में भी कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। कवानीन के मुताबिक जब भी आपने कोई भर्ती करनी होती तो सबसे पहले उसका प्रोसेस ये होता है कि आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, इश्तिहार के बाद जो दरखास्तें आती हैं उनको आप शार्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह का मरला होता है। लेकिन इस मामले में जो चहीते उम्मीदवार थे उनको नवाजने के लिए किसी किस्म का जो हुकूमती कवानीन है उनको जो है वो ज़ेरे गौर नहीं लाया गया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और गैर कानूनी तौर पर ये डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियां की गई, जिससे कौमी खजाने को जो उनकी तनख्वाहों के मद में जो अदायगियां करनी पड़ी वो 1 करोड़ 13 लाख रुपए की थी एक साल के दौरान। 2022-23 में ये ऑडिट हुआ था मवेशी मंडियों का, जिसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई थी। उसमें यह भी एक पहलू था कि उसमें गैर कानूनी भर्तियों से भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद जो कनोपियां होती, साफ ज़ाहिर है जब मवेशी मंडी में जानवर आते हैं तो उनको साया फराहम करने के लिए कनोपियों की खरीदारी करनी पड़ती है। जो कनोपियों की खरीदारी की गई, उसका जो टेंडर किया गया, उसमें भी मुबैना तौर पर मुल्तान की जो मवेशी मंडी है उसमें 65 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई। इस तरह अगर बात की जाए पंजाब सेल्स टैक्स की, तो जब भी कोई सर्विसेज जो है वो आप किसी से लेते हैं तो उसके बदले
में पंजाब सेल्स टैक्स जो है कवानीन के मुताबिक वो भी 16% जो है वो अदा करना पड़ता है। तो इसमें हुआ ये कि कुछ ठेकेदारों ने जो है वो पंजाब सेल्स टैक्स जो है वो भी अदा नहीं किया, जिससे सिर्फ मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में 9 करोड़ 42 लाख रुपए की आमदन से कौमी खजाने को महरूम रखा गया। अगर ठेकेदार से बर वक्त जो है ये तमाम तरह वसूलियां कर ली जाती पंजाब सेल्स टैक्स की मद में, तो 9 करोड़ 42 लाख का कौमी खजाने को फायदा पहुंच सकता था। बात की जाए कम रेट पर नीलामियों की, होता क्या है कि जब कोई टेंडर होता है किसी तरक्याती मंसूबे का तो उस पे तो मुकाबला होता है, तो जो कम रेट देने वाले ठेकेदार है उसको वो टेंडर अलाट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप फीसों वगैरह का करते हैं तो उसमें जो ज्यादा रेट देता है उस ठेकेदार को आप वो जो ठेका है वो अलाट करते हैं। तो इस मामले में हुआ ये कि जो 2021-22 में जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी कुछ मवेशी मंडियों की, तो उसको भी कम करके 2022-23 में चाहिए ठेकेदारों को नवादा क्या होना तो ये चाहिए था। अगर पहले एक ठेका 17 करोड़ का हुआ तो दोबारा वो 18 करोड़ का होता, मगर इसमें ये हुआ कि उसमें कम रेट पर जो है वो नीलामियां की गई, जिससे कौमी खजाने को 23 करोड़ रुपए का नुकसान। अच्छा ज़हीर, देखा जाए वैसे तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है इन बेज़ाब्तियों की। लेवी और पार्किंग फीस के हवाले से अगर हम बात करें तो इन फीसों समेत मुख्तलिफ फीसों की मद में सबसे ज्यादा नुकसान जनूबी पंजाब की किस मवेशी मंडी में हुआ है? जी अगर बात की जाए पार्किंग फीस की, लेवी फीस की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो डेरा गाजी खान के जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान हैं उन्होंने कौमी खजाने को पहुंचाया है। वहां पर मजमूई तौर पर 34 करोड़ 64 लाख रुपए जो है मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द किए गए। और मजे की बात यह है कि तमाम तर मामला सामने आया 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट थी। ऑडिट हुकाम ने रिकवरी की सिफारिश की, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की भी सिफारिश की, मगर इस बात को भी अब 2 साल का अरसा होने वाला है, किसी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर मुल्तान के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जब हमारी बात हो रही थी कैटल मार्केट अफसरान से, तो उनका यह कहना था कि 2022 में जो जायद फीसें वसूल करने वाले ठेकेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई और मुल्तान में 5 जो मुलाजमीन है उनको भी नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया था। तो मुल्तान की हद तक किसी हद तक वो एहतसाब का अमल जो है वो देखने में आया। मगर अगर जनूबी पंजाब की दीगर मवेशी मंडियों की बात की जाए तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई, मगर किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो मुलाजमीन के खिलाफ नहीं लिया गया। जैसे कि मैंने बताया कि गैर कानूनी भर्तियां की गई। आप देखें कि गैर कानूनी तौर पर भर्तियां साबित भी होगी, ऑडिट हुकाम ने भी उसकी निशानदेही कर दी। कितनी गैर कानूनी भर्तियां की गई थी और ये डिटेल से ये जरा मामला बताइएगा कि कितनी गैर कानूनी भर्तियां थी ये, और गैर कानूनी अदायगियों से फिर कौमी खजाने पर कितना बोझ डाला गया है, क्योंकि भर्तियां की जाएंगी तो अदायगियां भी की जाएंगी। फिर जी अब होता क्या है कि इनकी तरफ से जो जवाब फराहम किया जाता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ को की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए हमें हंगामी बुनियादों पर जो है वो स्टाफ जो है वो डेली वेजेस पर भर्ती करना जरूरी है। उसमें सबसे बड़ा जो बहाना होता है कैटल मार्केट के अफसरान के लिए वो यही होता है कि ईद उल अज़हा पर इंतजामात को संभालना जो है वो बड़ा अहम जो है वो मसला हो जाता है। इसलिए ये जो है वो कवानीन को भी पसे पुष्ट डाल देते हैं और उसके बाद गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की जाती हैं। अगर बात की जाए मुल्तान में होने वाली भर्तियों की तो 2 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन जो है वो गाय बगाए उनको भर्ती किया गया गैर कानूनी तौर पर। उनका किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं लिया गया, उनकी जो है दरखास्तें उनसे वसूल नहीं की गई, ना ही अखबार में इश्तिहार दिया गया। तो मजमूई तौर पर उनको जो अदायगियां की गई हैं 2022-23 में वो 1 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद की है। इस तरह कौमी खजाने पर जो है वो 1 करोड़ 13 लाख का इजाफी बोझ जो है वो कैटल मार्केट अफसरान की जानिब से डाला गया गैर कानूनी तौर पर डेली वेजेस मुलाजमिन की भर्तियां करके। लेकिन इसके साथ ज़हीर देखा जाए तो पंजाब सेल्स टैक्स की भी अदम वसूली की काफ़ी वजूहात हैं, और वो क्या वजूहात हैं और इनके सेल्स टैक्स ना लेने की वजह से कौमी खजाने को कितनी रकम से महरूम रखा गया है? जी वो जो सर्विसेज एक्ट 2012 है उसके तहत टैक्सेबल सर्विसेज पर कॉन्ट्रैक्टर से 16% जो है वो पंजाब सेल्स टैक्स जो है वो वसूल करना लाजमी है। मगर यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई चहेता ठेकेदार होता है तो उससे ये रकम जो है वो वसूल ही नहीं की जाती, वो अंडर हैंड जो है सारे मामला कर दिए जाते हैं। फर्ज करें अगर किसी ठेकेदार ने 10 करोड़ रुपए जो है वो पंजाब सेल्स टैक्स की मद में अदा करने हैं तो उनसे जो है मामला तय किए जाते हैं। वो 10 करोड़ की बजाय उनसे 50-60 लाख में मामला तय कर दिया जाता है कि हम आपसे ये जो सेल्स टैक्स है ये वसूल नहीं करेंगे, आप इतनी रकम जो है हमें दे दें। तो ये जो कैटल मार्केट के अफसरान है वो इसी तरह अंडर हैंड जो है वो पैसे वसूल कर लेते हैं, जिससे लेकिन ये जो जिस तरह से आप बता रहे हैं जो मामला इस तरह से तय कर लिए जाते हैं, मामलात के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता।
जी, चेक एंड बैलेंस की जब बात की जाती है मुख्तलिफ यानी फोरम पर, जिस तरह एंटी करप्शन है, तो एंटी करप्शन में भी कई व्यापारी जो है वो चले जाते हैं, वहां पर भी शिकायतें की जाती हैं, मगर वहां पर जो है वो इंक्वायरी जो है वो फाइलों तक महदूद रहती है। क्योंकि होता क्या है कि ये जितने भी यानी अफसरान होते हैं कैटल मार्केट के, ये भी ज्यादातर जो है वो बासर अफसरान होते हैं, तो इनका जो है हल्का अहबाब है बड़ा वसी होता है, तो साफदार ब्यूरोक्रेट्स जो है वो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के साथ मोहब्बत वाला रवैया रखेंगे। अच्छा। तो यही वजह है कि अक्सर मामलात में जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं लिया जाता। तो इस मामले में भी ये है कि जो जनूबी पंजाब की कैटल मार्केट्स हैं, इसमें जो तैनात अफसरान हैं वो काफी बाअसर हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो इंक्वायरियां जो है वो शुरू तो कर दी जाती हैं, मगर उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, जिसकी वजह से कौमी खजाने को पहुंचने वाला जो नुकसान है उसका अदाला किसी तौर भी मुमकिन नहीं होता। क्या सिर्फ ज़हीर यही एक वजह है कि वो बहुत बाअसर हैं की वजह से करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? जी, बाअसर होना भी एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि साफ जाहिर है जब भी कोई इंक्वायरी होती है महकमाना, तो वो महकमे के अफसर ही करते हैं, तो जो महकमे के अफसर है साफ जाहिर है वो भी उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देते हैं, तो महकमाना इंक्वायरियां तो सिरे से जो है वो ठप कर दी जाती हैं। होता यह कि जब कोई बड़ी करप्शन का वाक़या सामने आता है, उसमें अगर पंजाब हुकूमत नोटिस ले ले या फिर खुद जो है वो नोटिस इनके सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी ले ले, तो उसके बाद देखने में आया कि किसी हद तक जो है वो कुछ कार्रवाई होती है। इस तरह मैंने बताया कि मुल्तान में 2022 में 5 मुलाजमीन को जो है वो करप्शन साबित होने पर नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया था। तो एहतसाब का एक ये तरीका भी है कि जब पंजाब हुकूमत जो है नोटिस लेती है या फिर मुतलका महकमे के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हजरात, वो जब उस पर नोटिस लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो एहतसाब का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें भी आप देखें कि उसमें नौकरियों से बरतरफ तो कर दिया, लेकिन वो जितने अरसे वो तैनात रहे उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए की मुबैना तौर पर बेजाब्तियां की। 1 रुपया जो है वो भी उनसे रिकवर नहीं किया जा सका। रिकवरी की शरह जो है वो उसमें भी जी वही तो बता रहा हूं ना, फायदा वो अपना करते रहे, फायदा करने के बाद वो रुखसत हो गए, वो यहां से अगर वो बरतरफ हुए तो कुछ दिन बाद वो दोबारा किसी और कैटल मार्केट में आ जाएंगे। यहां पर एक अफसर ऐसा भी था जिसको गुजरांवाला पे करप्शन से की बुनियाद पर निकाला गया था, वो दोबारा मुल्तान में आ गया, जब मुल्तान से निकला तो दोबारा किसी और महकमे में चला गया। तो ये बाअसर लोग होते हैं, ये देखते हैं कि किस महकमे में इन्हें ज्यादा जो है वो मार्जिन मिल सकता है, ज्यादा पैसा जो है कमा सकते हैं, तो इनका तो काम ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा माल कमाना। तो इस वजह से जो बाअसर अफसरान है उनके खिलाफ ना महकमाना कार्रवाइयों का कोई नतीजा निकलता है और ना ही एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरियां जो शुरू की जाती है वो मंतकी अंजाम तक। अच्छा ज़हीर, अगर ओवरऑल हम बात करें तो इस वक्त जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी, अगर मौजूदा बात की जाए तो इस टाइम भी मवेशी मंडी जो मुल्तान की है, सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जसवंत नगर मुल्तान की, अगर बात की जाए तो उसमें जो है मुख्तलिफ जो फीसें हैं उसकी जायद फीसें वसूल की जा रही हैं। ठेकेदार और जो कैटल मार्केट अफसरान हैं उनकी मुबैना मिली भगत से व्यापारी हजरात जो हैं उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। एंट्री फीस की अगर बात करें तो मुल्तान में जो एंट्री फीस मुकर्रर की गई है सरकारी तौर पर वो फी जानवर 500 रुपए मुकर्रर की गई है, मगर कैटल मार्केट में वो जो फीस है वो 1400 रुपए फी जानवर वसूल की जा रही है। व्यापारियों की तरफ से शिकायत इस हवाले से हमें काफी ज्यादा शिकायत भी मौसूल हुई थी कि ओवर चार्जिंग की जाती है, तो उस पर कोई एक्शन लिया गया या लिया जा रहा है? जी, उसी एक्शन की तरफ आपको मैं बता रहा हूं कि जब शिकायत गई ज़िला इंतजामिया के पास तो ज़िला इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर को जिम्मेदारी दी कि वो क्रैक डाउन करे। असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर गए, उन्होंने क्रैक डाउन किया, उसके दौरान 3 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया। ये एक हफ्ता पहले की बात है। जो फीस वसूल की जा रही थी वो 500 की बजाय 1400 रुपए एंट्री फीस वसूल की जा रही थी। लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा वही सूरत हाल है, आप मंडी जाएं, एक जानवर की आपको जो है वो 500 सरकारी फीस है, तो आपको अभी भी 1000 से 1500 रुपए के दरमियान जो उधर वसूल की जा रही है। तो आप देखें कि एक हफ्ते के अंदर जो एहतसाब किया गया पिछले एक हफ्ते में, तो उसका कोई असर जो है वो सामने नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि वहां पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता, दोबारा कोई ज़िला इंतजामिया अपनी टीम वहां पे मुकर्रर करती ताकि ओवर चार्जिंग करने वाले जो अनासर हैं इनके खिलाफ कोई ठोस लाएमल बनाया जाता। मगर ऐसा कुछ नहीं है। हर साल देखते हैं इस तरह की शिकायत हर साल होती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। चले हमें ये बता दें कि जानवरों की दाखिला फीस सरकारी तौर पर कितनी मुकर्रर है और मवेशी मंडियों में वसूल कितनी की जा रही है?
जी वही जैसे मैंने बताया कि सरकारी फीस जो जानवरों की एंट्री की है वो 500 मुकर्रर है, मगर जो वसूल की जा रही है वो 1000 से 1400-1500 के दरमियान वसूल की जा रही है। यहाँ पे एक दिलचस्प और बात है कि जब कोई जानवर वापस मंडी से जाता है, उसे व्यापारी वापस ले जाता है या कोई खरीद के ले जाता है, तो उस वक्त उस पे जो है वो एंट्री की तो फीस है, लेकिन उसके वहां से बाहर जाने की फीस जो है सरकारी तौर पर मुकर्रर नहीं है। लेकिन जब भी कोई जानवर व्यापारी बाहर लेके जाता है या कोई खरीद के ले जाता है, तो उस वक्त भी ठेकेदार जो है वो जबरदस्ती उनसे 1400, 1500, 1600 जहां पे उनका दाव लगे वो फीस वसूल कर रहे। आप अंदाजा करें, एंट्री फीस तो चलो मुकर्रर की गई है, बाहर जाने की फीस ही नहीं है, वो भी यहां पर वसूल की जा रही है, मगर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। पराली की बात करें तो जानवरों को जब किसी गाड़ी पे लाया जाता है तो नीचे पराली जो है वो रखी जाती है, तो पराली की जो फीस है सरकारी तौर पर वो 500 रुपए मुकर्रर की गई है, मगर यहां पर जो वसूल की जा रही है वो 1300 से 1400 रुपए मुकर्रर की जा रही है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ओवर कहा जा सकता है कि हर चीज में बेज़ाब्तियां ही बेज़ाब्तियां हैं। लेकिन आने वाले और मजीद महीनों में देखा जाए तो ईद उल अज़हा की आमद है, अगर कैटल मार्केट की यही सूरत हाल रही तो फिर बहुत ज्यादा मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे आवाम के लिए भी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान ही इन तमाम तर बेज़ाब्तियों में मुलव्विस हैं। हुकूमत को इस हवाले से ठोस इक़दाम करने चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे हम मादनियात के हवाले से। तो मादनियात वो कुदरती खजाना है जिससे मुल्कों की तकदीरें बदल जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ मादनियात से माला माल है, मगर यहाँ कहीं बेकायदगी है तो कहीं तरीके से काम ना होने के बायस फ़ायदे की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुर्क वो ज़िला है जहाँ नमक के बड़े बड़े ज़खायर हैं। नमक निकालने की जिम्मेदारी सरहद मिनरल कंपनी की है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान इस कंपनी के ज़रिए रॉक सॉल्ट निकाला गया, मगर उसके साथ ही कई जगहों पर बेकायदगी भी सामने आई है। इन बेकायदगियों से मुतल्लिक बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश से। जी मुमताज़, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि रॉक सॉल्ट वो चीज़ है जिसे ना सिर्फ मुकामी सतह पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, तो किस किस्म की बेकायदगियाँ यहाँ देखी गई हैं? शुक्रिया फरजाना। दरअसल जो रॉक साल्ट है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ जिस तरह आपने बताया खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात की कमी नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मादनियात हैं। कहीं पे कोयला है, कहीं पे दीगर कीमती जेमस्टोन्स हैं और कहीं पे ऑयल एंड गैस अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इलाकों में भी दरियाफ्त हो रहे हैं कि जो माजी में दहशतगर्दी के इलाके रहे हैं और वहाँ पे अब तक जो है वो दहशतगर्दी का वो था, अब वहाँ पे ऑयल एंड गैस की दरियाफ्त हो रही है। करक भी उन जनूबी अजला में शामिल है जो एक इंतहाई पसमानदा इलाका है, और यहाँ जो रॉक साल्ट निकाला जाता है वो न सिर्फ पूरे मुल्क को सप्लाई किया जाता है बल्कि ये वो साल्ट है कि जिसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि या तो इसे जो इसका सही तरीक़ाकार है उसके मुताबिक निकाला नहीं जाता, और या जब निकाला जाता भी है तो उससे वो नताइज हासिल नहीं होते जो होने चाहिए। अब इसमें जो सरहद मिनरल लिमिटेड कंपनी है इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। आगे उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान ये जिम्मेदारी 3 ठेकेदारों को दी थी और उनसे ये कहा गया था कि वो 110 रुपए और 120 रुपए फी मीट्रिक टन के हिसाब से राख नमक निकालें। इनके साथ बाकायदा तौर पे ये मुआहिदा हुआ था और 5 साल के दौरान 1,19,000 मीट्रिक टन जो रॉक साल्ट है वो निकाला गया। ठीक है। और ये रॉक साल्ट निकालने के लिए, चूंकि रॉक्स है इसलिए इसको तोड़ने के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये नमक निकालने के लिए कोई 49,770 किलोग्राम गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया। यूं अगर हम यूं समझ लें कि औसतन फी मीट्रिक टन नमक निकालने के लिए 2.4 किलोग्राम गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया तो ये बेजार नहीं होगा। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये जो गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया ये जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक इदारा है, उसने भी करक से नमक निकाला, लेकिन उसने इस मकसद के लिए जो गन पाउडर का इस्तेमाल किया
तो फी 5 मीट्रिक टन के लिए उनका जो बारूद जो है वो लगा वो तकरीबन सिर्फ 1 किलोग्राम है, यानी 5 मीट्रिक टन नमक निकालने के लिए उनको सिर्फ 1 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि सरहद मिनरल कंपनी जो है उसको 2.41 किलोग्राम बारूद जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। चूँकि कंपनी की जानिब से ये बारूद ठेकेदारों को फराहम किया जाता है, इसलिए अगर ये ज़्यादा इसकी फराहमी की जाती है तो इससे मुल्की ये सूबे का जो ख़जाना है उस पर असर पड़ता है और ज़ाहिर है नुकसान जो है उसी ही उठाना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा में ठेका देने के हवाले से क्या तरीका कार है और क्या उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है? जी बिल्कुल, असल में जिस तरह मैंने कहा केपरा के तहत केपरा ने अलग रूल्स बनाए हैं और उसके मुताबिक ही जो भी ठेका दिया जाता है तो उसके मुताबिक दिया जाता है, ख्वाह वो कोई महकमा हो, ख्वाह कोई सरकारी कंपनी हो या कोई ऐसी कंपनी हो जिसकी हुकूमत में जिसकी मेजर शेयर्स हो, तो वो बाकायदा इस बात का पाबंद है कि केपरा रूल्स के तहत उस पर अमल दरामद कर ले और उसकी बाकायदा ऑक्शन करे, ठेकेदारों से बेड्स मंगवाएं और उसके बाद फिर वो ठेका जो है वो उसको दे। मतलब जो साठ निकाले का ठेका है वो अलग लोग होनी चाहिए और जो बेचने वाले हैं जिनको ये साठ फरोख्त किया जाता है उस पर अलग ठेकेदारों को देना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं फरजाना, इसमें और भी बेकायदगी है। मिसाल के तौर पे जो बारूद और जो सेफ्टी फ्यूज ली गए हैं वो एक जगह से 183 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदे गए हैं और दूसरी जगह से 221 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदे गए हैं। इसी तरह से जो सेफ्टी फ्यूज है वो भी पैमाइश के लिहाज से खरीदे गए हैं, उसकी भी 2 मुख्तलिफ रेट्स हैं। लेकिन जो असल जो एवरेज वो बनती है जिसकी मैंने निशानदही की है कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जिस तरीके से उससे वो खरीदारी की गई है तो वो काफी कम है। यूं हुकूमत को तकरीबन कोई 1 बिलियन रुपए का नुकसान सिर्फ बारूद की खरीदारी में उठाना पड़ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि चूंकि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, तरीक़ाकार ऑलरेडी जो केपरा रूल्स है उसमें बाकायदा तौर पे दिया गया है, लेकिन केपरा रूल्स को पसिपुश डाला गया है और इसमें उन रूल्स को खातिर में लाया गया और ना ही जो ऑडिट की जानिब से जो इतराजात लगाए गए हैं उनको खातिर में लाया गया। तो मुमताज, जब इतनी सारी बेकायदगियां अब सामने आ चुकी हैं तो अभी तक इस हवाले से क्या कोई एक्शन, कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? ये कार्रवाई तो अमल में नहीं लाई गई, लेकिन जब एतराज लगाए गए तो उसके बाद एक और एतराज ये सामने आया कि ये ठेका जो था ये कंपनी को 1 साल के लिए दिया गया था। फिर बोर्ड ने इस ठेके में मजीद 1 साल की तवसीह कर दी। फिर पिछले 3 साल के दौरान होना नहीं चाहिए था कि ये ठेका उन ठेकेदारों के पास रहता, लेकिन मसला ये हुआ कि ना उसकी दोबारा बोर्ड ने मंजूरी दी, ना अथॉरिटी ने मंजूरी दी, ना कंपनी की जानिब से इस किस्म की मंजूरी दी गई। लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार जो हैं वही रॉक सॉल्ट जो है वहीं से निकाल रहे हैं और उसी के मुताबिक वो कंपनी को दे रहे हैं। हालांकि जो नया ठेका है उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता, ये मुकम्मल तौर पर बेकायदगी है और इसका जवाब इस कंपनी को भी देना चाहिए और वो ठेकेदार भी इसके लिए मुर्द इल्जाम ठहरने चाहिए। तो लेकिन कौन पूछेगा इन कंपनी से? जिम्मेदारी सवाल कौन करेगा? यही बात है कि जब ऑडिट की जानिब से भी एतराज पे एतराजात लगाए जाते रहे तो उस वक्त भी उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। असल में मसला यह है कि जो इसके लिए बाकायदा तौर पर कमेटी होती है उसका इजलास तक नहीं होता, तो यूं ये बेकायदगियां जो हैं वो जारी रहती हैं। अगर इस ऑडिट पैरस की रोशनी में इन बेकायदगियों के सिलसिले में किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो आइंदा इस किस्म की जो बेकायदगियां वो नहीं होंगी और ये जो मिनरल्स है, ये जो कीमती मदनियात है, इसमें मजीद इजाफा होगा और इसकी आमदनी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अलावा कंपनी को भी काफी आमदनी हासिल हो सकती है। जब कंपनी अपना काम ढंग से नहीं करेगी, जिसने सवाल करना है वो सवाल नहीं करेगी, पूछगछ नहीं करेगी, तो फिर मामलात किस तरह से ट्रैक पे आएंगे? यही तो वो सवाल है कि जो उन जिम्मेदारों से करना चाहिए जो जिन्होंने ये जो ठेकेदार हैं इनको इजाज़त दी है कि वो 3 साल तक बगैर किसी ठेके के, बगैर किसी रिन्यूअल के, बगैर किसी तजदीद के वो वहाँ से रॉक साल्ट निकालें और फिर उसको बेचें। जब तक उनसे पूछगछ नहीं की जाती, जब तक उनसे रिकवरी नहीं की जाती और जब तक इस कंपनी के जिम्मेदारान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता तब तक यह सिलसिला जारी रहेगा और फिर मुस्तकबिल में भी लोगों को ये शय मिलेगी कि चूंकि पिछले 4-5 साल में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए अगर मजीद भी इस किस्म की बेकायदगियां हों तो वो कोई उनसे पूछने वाला नहीं होगा। दरअसल मसला यह है कि जब हुकूमत बदल जाती है तो केपी हुकूमत मादनियात से माला माल है, तो फिर केपी हुकूमत चुप क्यों साधे बैठी है? क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है?
असल में बाज़ औक़ात हुकूमत की सामने भी मजबूरियां आ जाती है। मिसाल के तौर पर जब इस पे ऑडिट पेयर्स लगाए गए तो फिर तरीक़ाकार ये होता है कि हुकूमत इस बात का पाबंद है कि वो इस पेयर्स की रोशनी में जो मुतालिका कमेटियां हैं उनका इजलास बुलाएं। उनके इजलास में जितनी भी लोग हैं जिनसे ये पूछगुछ की जानी होती है तो उनको बुला लिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि ना तो वो मीटिंग पे आते हैं और ना मीटिंग फिर एक दफ़ा जब बुला दी जाती है तो फिर दोबारा उस मीटिंग को बुलाने की ज़हमत गवारा नहीं की जाती। यूं ये जो बेकायदगियाँ ये रह जाती हैं और हुकूमत भी तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती कि जब तक जो प्रोविंशियल अकाउंट्स कमेटी है उस तक ये बात नहीं आती। और जब उस तक बात आ जाती है तो या तो उस सूरत में इन लोगों पर जो इतराज़ात हैं वो साबित करने पड़ते हैं और या फिर उनको ड्रॉप करने पड़ते हैं। अब मसला यह है कि जब तक उस कमेटी की जानिब से उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता तब तक हुकूमत भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब चाहिए है कि फौरी तौर पर ये इजलास हों और इसमें जो इतराज़ात लगाए गए हैं, जो बेकायदगियाँ पाई गई हैं उसका जवाब दिया जाए और मुस्तक़बिल में इन बेकायदगियों से बचने के लिए शफाफ निज़ाम लाया जाए ताकि न सिर्फ इसकी आमदनी में इजाफा किया जाए बल्कि जितने भी लूप होल्स हैं उसको दूर किया जाए और मुस्तक़बिल में ऐसे जो बेकायदगियां वो सामने ना हो। लेकिन इस हवाले से हमें ठोस इक़दाम करने चाहिए मुमताज़, कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मादनियात से माला माल केपी सूबा जो है वो इस वक्त नुकसान में जा रहा है, उसको फ़ायदा दिलाने के लिए बेहतर इक़दाम करने पड़ेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।